ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर एचएमपी वायरस की एंट्री हो गई है। एचएमपी वायरस की दस्तक सुनाई दी है क्योंकि एसएमएस अस्पताल में 2 केसेस एचएमपी वायरस से संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। एचएमपी वायरस के 2 केसेस आए हैं सामने और वायरस के मद्देनजर एसएमएस अस्पताल ने तैयारी की है। 16 सामान्य बेड, आईसीयू के 10 बेड रिजर्व किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर एचएमपी वायरस की प्रदेश में राजधानी में एंट्री हो गई है। 2 केसेस, 2 मरीज एचएमपी वायरस से ग्रसित सामने आए हैं। बाकायदा एचएमपी वायरस के 2 केस सामने आए हैं और वायरस के मद्देनजर, एचएमपी वायरस के मद्देनजर एसएमएस अस्पताल ने पूरी तैयारी कर ली है। 16 सामान्य बेड, आईसीयू के 10 बेड इस दौरान रिजर्व किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी की जा सके। इस लिहाज से कुल मिलाकर 16 जनरल बेड्स और आईसीयू के 10 बिस्तर अस्पताल में रिजर्व कर लिए गए हैं। किसी भी सूरत में अगर मरीज और भी आते हैं तो इन बेड पर उनको शिफ्ट किया जाएगा या कहें कि भर्ती करते हुए उनका इलाज किया जाएगा। अभी 2 केसेस सामने एचएमपी वायरस के आए हैं और एचएमपी वायरस को लेकर तैयारी एसएमएस अस्पताल की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। लेकिन ये एक तरह से सावधान हो जाने वाली खबर है। जिस तरीके से 2 एचएमपी वायरस के पॉजिटिव केसेस मरीजों के सामने आए हैं, उसने ज़रूर चिंता बढ़ा दी है। लेकिन एसएमएस अस्पताल की तरफ से पूरी तैयारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की गई है। लगातार लोगों को भी इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे और जागरूकता फैलाई जाएगी। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस ब्रेकिंग न्यूज से, इस बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ। 2 केसेस कहाँ के हैं ये? देखिए, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई कि दोनों केसेस कहाँ के हैं, लेकिन दोनों ही मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं। और खास बात यह है कि अभी तक ये सामने आ रहा था कि एचएमपी वायरस जो है वो बच्चों को टारगेट करता है, लेकिन ये दोनों ही केस जो है वो एक मरीज की एज जो है वो 50 साल है और एक मरीज की एज जो है वो 70 साल है। तो दोनों, चूंकि एक मरीज जो है वो की हालत पहले क्रिटिकल थी, उसे वेंटिलेटर पर लिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा कहना है कि अब उसकी हालत जो है वो स्टेबल है। और फिलहाल दोनों का ही एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो इन मरीजों को जो है वो देख रहे हैं और दोनों को अलग अलग वार्ड में जो है वो भर्ती करा रखा है। साथ ही एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने, चूंकि ये 2 केस सामने आए, इस लिहाज से अलग से इंतजाम भी जो है वो किए हैं। एसएमएस अस्पताल में नॉर्मल बेड जो है वो 16 आरक्षित किए गए हैं और आईसीयू के 10 बेड जो है वो रिजर्व जो है वो किए गए हैं। अब तक चूंकि जिस प्रकार से इस वायरस के केसेस राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब एक साथ 2 केस जो है वो जयपुर में देखने को मिले हैं। सौरभ, आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ये खबर भी जयपुर से ही है, जहां पर ईडी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मुंबई से ईडी की टीमें जयपुर में आई हैं, पहुंची हैं और छापेमारी कर रही हैं। राजधानी में टॉरेस ज्वेलरी स्कीम डीलर्स पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। जौहरी बाजार, किशनपुर बाजार, जवाहर नगर में ये कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में 7 और जयपुर में 3 ठिकानों पर ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। मुंबई की टॉरेस ज्वेलरी पर 1000 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया गया है। फर्म ने तकरीबन 1 लाख लोगों को लालच देकर ठगी की थी और इसी संबंध में ये जांच पड़ताल की जा रही है। टॉरेस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में भारी रिटर्न का लालच दिया गया। जयपुर में भी हजारों लोगों को चूना लगाए जाने की जानकारी मिल रही है। पॉन्जी स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए इन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता रहा है। देश भर में करीब 1 लाख लोगों को कंपनी ने ठगा है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को इस केस में ढील बरतने की बात कहते हुए लताड़ लगाई थी। पुलिस को केस के लिए एसआईटी के गठन के लिए कहा गया था। ईडी ने मुंबई और जयपुर में अब कुल मिलाकर 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। जयपुर के 3 ठिकाने जहां पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। ईडी की तरफ से लगातार ये छापेमार कार्रवाई करके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, कागजातों को खंगाला जा रहा है। मुंबई से बाकायदा ये टीम ईडी की आई है जयपुर में और राजधानी में टॉरेस ज्वेलरी स्कीम डीलर्स पर ये कार्रवाई ईडी की तरफ से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की जा रही है। जौहरी बाजार, किशनपोल बाजार और जवाहर नगर, ये राजधानी जयपुर के, पिंक सिटी जयपुर के वो 3 इलाके जहां पर ईडी की ये कार्रवाई जौहरी बाजार, किशनपोल बाजार, जवाहर नगर में चल रही है। हितेंद्र हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो हितेंद्र, मुंबई से टीम पहुंची है ईडी की, अभी कुछ सूत्र बता पा रहे हैं क्या, कुछ जांच में मिला है?
जी, अभी जांच में क्या मिला है इस बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी जो कार्रवाई है तीनों टीमों की जो है वो लगातार जारी है और ये देश भर में तकरीबन जो है 10-12 स्थानों पर ये कार्रवाई हो रही है, जिसमें मुंबई और जयपुर शामिल है। मुंबई में भी करीब 7 जगहों पर जो है ये छापेमारी चल रही है। ये असल में एक पॉन्जी स्कीम का मामला है, जिनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मामला है। इसके अलावा जो है उसके अलावा मुंबई पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, इसने जो है इसके खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ, जो टॉरेस कंपनी है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग और पॉन्जी स्कीम्स के माध्यम से लोगों को जो है ठगने का काम कर रही थी। और जयपुर में भी जो है 3 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है, वहां से भी जो है कई मतलब हजारों लोगों को ठगने की यहाँ बात सामने आई है। कुल जो पूरे देश भर में इनका ठगी का जो मामला है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का है और तकरीबन 1 लाख लोगों को जो है इन्होंने ठगा है। जी, धन्यवाद हितेंद्र आपका फिलहाल जानकारी के लिए। जयपुर की ही खबर, जहां विद्याधर नगर इलाके में एक महिला की हत्या करके लूट का मामला सामने आया और हत्या के 2 आरोपियों की पुलिस ने परेड निकाली है। बूंदी के लक्की और शाहरुख अंसारी की पुलिस ने यह परेड निकाली है। दोनों आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें इनके पैर टूट गए थे। पड़ोसी रिश्तेदार की साजिश पर दोनों बदमाशों ने हत्या की थी। 55 साल की सरोज देवी की 17 जनवरी को हत्या की गई थी। ये जुलूस निकालने की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पैर टूटे हुए हैं क्योंकि पुलिस से भिड़ंत हुई, मुठभेड़ हुई, इस दौरान इनके पैर टूट गए। हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ ये कामयाबी पाई और जुलूस निकालकर लोगों के मन में डर निकालने की कोशिश भी की। बिल्कुल, देखिए 17 जनवरी को विद्याधर नगर के सी ब्लॉक में सरोज देवी का एक मर्डर हुआ था, जिसमें मर्डर के बाद में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। इसके सीसीटीवी फुटेज आने के बाद में महज 6 घंटों के भीतर विद्याधर नगर थाना की पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। दोनों ही बूंदी के रहने वाले थे, दिलखुश और लकी नाम के बदमाश थे। पुलिस के मुठभेड़ में दोनों के जब पैर फ्रैक्चर हो गए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में पुलिस उनको घटनास्थल पर लेकर के गई है, उनको मौका तस्दीक के लिए। इस दौरान काफी भीड़ यहाँ पर लग गई, चूंकि पुलिस ने इन बदमाश को उनका पैर टूटा होने के बावजूद भी उनकी परेड निकाली। उनको पैदल यानी कि उनको उठा करके उनको मौका स्थल पर ले जाया गया, उनको मौका तस्दीक करवाएगी। इस दौरान इस परेड के निकलने की वजह से बदमाशों का एक मकसद, बदमाशों का खौफ खत्म करना भी था। तो पब्लिक ने इस घटना के वीडियो बनाए, जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त में वायरल हुए। और दोनों ही बदमाश लकी और दिलखुश बूंदी के रहने वाले, नशे की प्रवृत्ति रखते हैं और जयपुर में मजदूरी करते थे। और महिला के यानी सरोज देवी जो मृतका थी, उनके ही रिश्तेदार गोपाल ने उनको सुपारी देकर के इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। जी, शुक्रिया विष्णु आपका जानकारी के लिए। अगले महीने शिक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है, जिसे फुल प्रूफ बनाने की पूरी तैयारी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए इस बार 14 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ तैयारी अभी तक हुई है। रीट परीक्षार्थियों के लिए काम की खबर। इस बार 2 दिन की होगी परीक्षा। 27-28 फरवरी को 3 पारियों में एग्जाम। पेपर सिक्योरिटी के खास इंतजाम। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 27-28 फरवरी को 3 पारियों में होगी रीट परीक्षा। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 2 दिन पहले समीक्षा मीटिंग हुई, जिसमें जिलों में परीक्षा केंद्र और अभ्यर्थियों को लेकर चर्चा हुई। इस बार 14 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। परीक्षा में कुल 14,29,172 परीक्षार्थी। इसलिए सरकार ने निजी स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पेपर लीक के बाद सरकार ने तय किया था कि प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। आवेदन पत्रों की संख्या आने पर लेवल 2 में आवेदन पत्र 10 लाख से ऊपर प्राप्त हुए हैं। जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूचना ली जा रही है और राज्य सरकार के निर्देश से अब जो प्राइवेट संस्थान है उनकी भी सूचना परीक्षा केंद्रों के रूप में जिलों से प्राप्त की जा रही है। पेपर लीक माफिया से निपटने के लिए सरकार ने खास व्यवस्था की है। इस बार परीक्षा प्रश्न पत्र, बॉक्स प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं, OMR शीट के कलर अलग अलग रखे जाएंगे, जिससे बॉक्स खोलने में कोई गलती ना हो। परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंचाने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। प्रश्न पत्र के सील लगाने से लेकर परीक्षा केंद्र पर सील खोलने तक की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
हर परीक्षा केंद्र पर 4 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जिसमें 2 महिला सुरक्षा कर्मी होंगी। पेपर लीक माफिया से निपटने के लिए रीट को लेकर सरकार इतनी गंभीर है कि केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने, परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन कराने का भी फैसला लिया गया है। रीट परीक्षा 2024 को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। 15 जनवरी तक 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी आवेदन इस परीक्षा को लेकर कर दिए हैं। पहले लेवल के लिए 3.5 लाख तो वहीं दूसरे लेवल के लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि यह परीक्षा 3 पारियों में कराई जाएगी और 28 तारीख को सुबह एक पारी और भी बढ़ाई जा सकती है। इसे लेकर बोर्ड प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन बोर्ड प्रशासन के पास अब तक इसे लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कोटपुतली से, जहां दबंगों ने शव यात्रा को रास्ते में रोक लिया है। शमशान की ओर ये शव यात्रा लेकर जा रहे थे और उस रास्ते के गेट पर ताला लगा दिया है दबंगों ने। गुस्साए लोगों ने शव जमीन पर रखकर धरना वहीं पर शुरू कर दिया है। सूचना जब प्रशासन को मिली तो एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भांकरी स्थित दादा का बास गांव का यह मामला है। हीरालाल सैन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हीरालाल, ये कैसी मानवीयता है जब एक व्यक्ति के शव के अंतिम संस्कार के लिए वहां ताला लगा रहे हैं दबंग? क्या है पूरा मामला? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगी, भाकरी गांव का पूरा मामला है, जहां कालूराम गढ़वाल का देहांत हो गया था और देहांत के बाद उसकी शव यात्रा शमशान स्थल की ओर जा रही थी। इसी बीच जो रास्ता है जहां दबंगों ने उस रास्ते पे गेट लगाकर उस पे ताला लगा दिया था। पूर्व में भी ये घटना एक बार हो चुकी है। आज फिर जब दूसरी बार जब गांव में किसी की मृत्यु हुई और शव यात्रा उस रास्ते से जा रही थी तो दूसरे पक्ष ने उस पे गेट पे ताला लगा दिया। जब शव यात्रा में शामिल लोगों ने गेट को खोलने का प्रयास किया तो दूसरे पक्ष की महिलाएं सामने आ गई और उन्होंने विरोध जताते हुए धक्का मुक्की की बात सामने आ रही कि उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की। इससे नाराज जो लोग थे जो शव यात्रा में शामिल थे उन्होंने शव को जमीन पे रख दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि यहाँ दबंग है जो आए दिन है शव यात्रा को रोक देते हैं और इस रास्ते पे अतिक्रमण कर रखा है। तालाबंदी वो लगातार उनके द्वारा की जा रही है। इसके बाद सूचना जब प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंची, एसडीएम मौके पे पहुंचे, पुलिस मौके पे पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो समस्या है इसका स्थायी समाधान किया जाए, इस रास्ते को परमानेंट खोला जाए और जो गेट लगाकर जिन लोगों ने रास्ता रोका है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल शव यात्रा रुकी हुई है और अधिकारी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल आपका इस जानकारी के लिए। अजमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरगाह को शिव मंदिर बताने के मामले में 24 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। परिवादी विष्णु गुप्ता ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा की मांग की है। विष्णु गुप्ता ने कहा है कि यह सेंसिटिव मामला है, उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद रहने से डर की स्थिति बनती है। इस लिहाज से सुरक्षा की मांग विष्णु गुप्ता की तरफ से की गई है। अजमेर की बड़ी खबर। अपनी जिला एवं सेशन जज साहब के समक्ष आज हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने जज साहब को सुरक्षा व्यवस्था के उस मुद्दे को उठाया है जिससे हमें दिक्कत परेशानी हो रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है। उसमें हमने कहा है कि जब संकट मोचन महादेव मंदिर वर्सेस ख्वाजा दरगाह साहब का केस की सुनवाई हो तो उस दौरान कोर्ट परिसर में सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री हो जो उस केस के संबंधित हैं। माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में कल सुनवाई होनी है, ये हमने दिया और हमें उम्मीद है माननीय जिला न्यायालय जज साहब कुछ ऑर्डर करेंगे सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। कल सुनवाई होनी है, हमारे जवाब तैयार हैं। जवाब यही है कि जितनी भी 110 एप्लीकेशन आई हैं, हम एप्लीकेशनों का सबका विरोध कर रहे हैं कि उसमें हमें किसी भी एप्लीकेशन की हम अलाउ नहीं होने देंगे। हम विरोध कर रहे हैं, उनका जवाब भी हमने बना लिया है, जवाब देंगे, किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। और कोटा से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया जहां पर पति की शिकायत पर पत्नी को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। मामले में पति का यह आरोप है कि उसकी पत्नी ने डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम को पास किया था। पति ने कहा कि मेरी पत्नी ने डमी कैंडिडेट बैठाकर रेलवे में नौकरी हासिल की, इसके बाद ज्वाइन करते ही मुझे छोड़ दिया। पति ने 15 लाख रुपए का कर्जा लेकर पैसे देने की बात कही है। दरअसल साल 2019 में आरआरबी बोर्ड अजमेर से ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, जिसमें महिला ने ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटो, साइन
यानी सिग्नेचर और फिंगर मिक्सिंग करके लगाए थे। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने 2023 में आयोजित परीक्षा में अपने रिश्तेदार के साथ मिलीभगत करके डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाया और नौकरी हासिल कर ली। अब महिला के पति ने पत्नी को बर्खास्त करने की मांग की है। महिला की पत्नी ने रेलवे के कर्मचारियों पर भी पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। जांच हो रही थी ऐसा बोल रहे थे, हम कर रहे हैं हमारी तो बात। तो मैंने सीबीआई में भी जांच करी थी, सीबीआई में भी कंप्लेंट करी थी और मैं एसओजी में भी गया था। मैं मेरे कोर्ट से एक इस्तीगासा भी लगवाया है अपने भीमगंज मंडी थाने में। तो अभी किसी जांच में कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी जांच में कार्रवाई हुई है तो उसको सस्पेंड कर दिया। किसने किया है सस्पेंड? जो अपने यूनियन कार्ड जो कौन सी वाली जांच में किया सस्पेंड, मतलब किसके पास जांच है? राघवेंद्र के पास, WLI वाले के पास। WLI जो वेरीफाई चीफ इंस्पेक्टर है उनके पास उसकी जांच थी। 3 कमेटी बैठी थी, मौर्या जी थे और एक WLI वर्षों की नहीं ये तो 11 उसमें। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए RTO 1 ने बाल वाहनियों पर एक्शन लिया है। अभियान चलाकर लगभग 500 वाहनों की जांच की गई है। 106 वाहनों के चालान किए गए हैं। इनमें 34 चालान बाल वाहिनियों पर किए गए हैं। 13 से ज्यादा बाल वाहिनी वाहन सीज किए गए हैं। 8 अन्य नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों को भी सीज किया गया और 90,000 के आसपास रकम मौके पर ही कंपाउंड की गई है। लगभग 7 लाख से ज्यादा के राजस्व का अनुमान है। 3 दिन के लिए यह अभियान चलाया गया। आज ये पहला दिन था। बिना परमिट और फिटनेस के बाल वाहनियों पर लगाम की यह पूरी कवायद है। हितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, एक तो लोगों को ट्रैफिक का पालन करने के लिए यह मुहिम जरूरी दिखाई दी और दूसरी तरफ राजस्व में भी प्राप्ति हो रही है, कमाई हो रही है सरकार की। जी ये बात सही है। अभी फिलहाल जो है पूरे प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। उसके तहत जो है स्थानीय ट्रैफिक पुलिस और जो परिवहन विभाग है दोनों ही काम कर रहे हैं इसी दिशा में और लोगों को जो है इस बारे में जागरूक भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा उन्होंने MV एक्ट के मामलों का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर चालान भी किए जा रहे हैं। तो खास तौर पर 3 दिन के लिए जो है RTO 1 ने जो है बाल वाहनियों पर कार्रवाई करने का जो है अभियान चलाया है। इसमें आज पहला दिन था और पहले दिन में ही करीब 500 से ज्यादा वाहनों को इन्होंने चेक किया। उसके अलावा जो है 108 वाहनों को चालान किए जिनमें 34 जो है बाल वाहिनियां हैं। तो बाल वाहिनियां वे वाहन हैं जिनमें बच्चे अपने घरों से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं। तो इन वाहनों को जो है कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक होना ही चाहिए क्योंकि ये बच्चों की जो है जान से, बच्चों के जो है सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो इसके लिए लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रिया हितेंद्र शर्मा आपका जानकारी के लिए। कोटा से आ रही बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर MBS अस्पताल में महिला कार्मिकों से बदसलूकी का आरोप लगा है। 2 महिला सुरक्षा कर्मियों ने ठेकेदार समेत अन्य पर आरोप लगाए हैं। ड्यूटी लगाने के एवज में ठेकेदार ने बदसलूकी की है। मामला सामने आने के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। अस्पताल अधीक्षक को मामले की शिकायत की गई और ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कोटा से, जहां MBS अस्पताल में महिला कर्मचारियों से बदसलूकी का आरोप लगा है। 2 महिला सुरक्षा कर्मियों ने ठेकेदार समेत अन्य पर ये बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। ड्यूटी लगाने के एवज में ठेकेदार ने बदसलूकी की तो हद देखिए, अगर इन आरोपों को सही माना जाए, बदसलूकी ड्यूटी लगाने के एवज में महिला कर्मचारियों के साथ की गई है। ठेकेदार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसने ऐसा किया है। एक महिला गार्ड हमारे यहाँ पे आई थी कि साहब हमें हटा दिया है, तो उसको कहने पे हमने कि ठीक है आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप सुधार करोगे, तो उस कार्मिक को तो लगा दिया। शेष ये 2 कार्मिक ये न तो मेरे पास आए थे, न कोई इन्होंने इस तरह से बताया मेरे को सूचना। आज मुझे पता चला है कि मीडिया के माध्यम से, और कुछ यहाँ पे जो पोर्च में मैं देखा तो बुलाया कि ऐसा कोई प्रकरण है कि किसी महिला गार्ड ने जो हमारे संवेदक है, जो ठेकेदार है, उनको लिए कि ये
इनका जो दूसरा कर्मचारी से उससे बात की होगी और उसने कहा होगा कि आप है ना हमारे जो ठेकेदार है उनसे मिलिए, तो वो लगवा सकते हैं आपको, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये आरोप है। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां उत्पादन निगम सार्वजनिक उपक्रमों के ज्वाइंट वेंचर का विरोध किया जा रहा है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की संयुक्त संघर्ष समिति का विरोध किया जा रहा है। ज्वाइंट वेंचर के विरोध में थर्मल कर्मचारियों ने यह प्रदर्शन किया है। तो श्रीगंगानगर में उत्पादन निगम सार्वजनिक उपक्रमों के ज्वाइंट वेंचर का विरोध हो रहा है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से ये कर्मी यहां विरोध करते हुए नजर आए, जहां पर महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे इस विरोध प्रदर्शन में। ज्वाइंट वेंचर के विरोध में ये थर्मल कर्मियों ने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। उन्हें ये ज्वाइंट वेंचर पर आपत्ति है, इसी बात को लेकर इनकी तरफ से विरोध किया गया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पर 9,50,000 रुपए का डोडा चूरा पकड़ा गया। पुलिस ने एक तस्कर को भी दबोचा है। तस्करी में इस्तेमाल पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया है। पुलिस ने तस्कर की परेड निकाली है। पिकअप की बॉडी में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। तो प्रतापगढ़ की ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9,50,000 रुपए का डोडा चूरा पकड़ा गया है। पुलिस ने एक तस्कर को दबोच भी लिया है। तस्करी में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त की गई है। पुलिस ने तस्कर की परेड निकाली है। पिकअप की बॉडी में छिपाकर यह तस्करी की जा रही थी और इसी दौरान ये कामयाबी हासिल की गई है प्रतापगढ़ में पुलिस की तरफ से। और ये परेड भी बाकायदा आरोपी की तस्कर की निकाली गई। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है। गाड़ी ने डिवाइडर पार करके बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर मौके पर मुकुंदगढ़ थाना पुलिस पहुंची। पुलिस हादसे को लेकर जानकारी जुटा रही है। मृतकों के शवों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस ने यातायात सुचारू करा दिया है। तो बड़ी खबर जानकारी, झुंझुनू से तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मारी है। गाड़ी ने डिवाइडर पार कर बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ये दुखद खबर भी आ रही है। पलटी हुई गाड़ी आप देख सकते हैं, नियंत्रण खो दिया, तेज रफ्तार में थी ये गाड़ी। फिलहाल जांच का विषय है ये, लेकिन एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से इस दौरान घायल भी हुआ है।